नहायत अहम अनाउंसमेंट ये है कि हर पढ़ाए जाने वाले टॉपिक के आखिर में हम आपको उस टॉपिक में आने वाले शॉर्ट, लॉन्ग और MCQ के बारे में बताएंगे जो कि स्टूडेंट्स की नहायत अहम ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिजीज़ कंट्रोल, जो कि बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड का दूसरा स्टेप है। अब यहाँ पे बता रहा है कि देयर हैज़ बिन फैंटास्टिक प्रोग्रेस। फैंटास्टिक कहते हैं लाजवाब, प्रोग्रेस आप कह लें एडवांसमेंट इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल, यानी सेहत के हवाले से और बीमारी को कंट्रोल करने के हवाले से बायोलॉजी की जो प्रोग्रेस है वो बड़ी लाजवाब है। वो कह रहा है कि 3 pronged एक्शन, pronged आप कह सकते हैं स्टेप्स, 3 steps एक्शन आर यूजुअली टेकन अगेंस्ट वेरियस डिजीज़। किसी भी बीमारी को ख़त्म करने के लिए हम 3 स्टेप पर मुश्तमिल एक्शन लेते हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर अपने रूज पे है, तो हम कोरोना की बीमारी से बचने के लिए कौन से 3 स्टेप्स लेते हैं? सबसे पहली चीज़ है प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं। मसलन हम हद्दुल इम्कान कोरोना से बचने की कोशिश करते हैं, हम मास्क पहन के रखते हैं, हम सोशल डिस्टेंस रखते हैं, हम क्राउडेड एरियाज़ में नहीं जाते, घर से बाहर नहीं निकलते। तो ये क्या है? किसी भी बीमारी से बचने की तदाबीर, प्रिवेंटिव मेजर्स। और फिर दूसरा बीमारी से बचने का तरीका है वैक्सीनेशन, यानी हम क्या करते हैं? वैक्सीनेशन करवाते हैं ताकि उस बीमारी से हमारी बॉडी इम्यून हो जाए, हमारी बॉडी के अंदर कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाए। तो प्रिवेंटिव मेजर्स, वैक्सीनेशन, और तीसरा स्टेप है फिर अगर फ़र्ज़ करें हमने वैक्सीनेशन भी करवा ली फिर भी आपको बीमारी हो गई, तो फिर आखिरी हल होता है उसका ड्रग ट्रीटमेंट, आप उसका इलाज करवाते हैं, जो भी तरीका इलाज मौजूद है उसका। तो ये 3 तरीके हैं बेसिक किसी भी बीमारी से बचने के। तो अब वो बता रहा है यहाँ पे कि प्रिवेंटिव मेजर्स के हवाले से द एडवांसेस इन द बायोलॉजिकल साइंसेज, यानी बायोलॉजिकल साइंसेज में जो तरक्की हुई है, हैव प्रोवाइड अस, उसने हमें मुहैया की है इंफॉर्मेशन, मालूमात अबाउट द कॉजिटिव एजेंट ऑफ डिजीज़। कॉजिटिव एजेंट कहते हैं, आप कह रहे हैं कि बीमारी पैदा करने वाला, बीमारी की वजह बनने वाला, बीमारी की वजह बनने वाला एजेंट। अब बायोलॉजी की मदद से हमें ये मदद मिली है कि कोई भी बीमारी किस वायरस, किस बैक्टीरिया की वजह से होती है और वो वायरस और बैक्टीरिया फैलता कैसे है। देखें स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें अगर आपको पता ही ना हो कि कोई बीमारी किस वजह से होती है, मसलन कोरोना वायरस है, वो कोरोना वायरस सांस के ज़रिए आपके जिस्म में जाता है, और इसी तरह जो मलेरिया है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। तो अगर आपको किसी बीमारी का पता होगा कि वो किस तरह आपको लाहक होती है तो फिर ही आप उससे बचेंगे। अगर आपको दुश्मन का ही नहीं पता तो फिर आप लड़ेंगे किससे? तो बायोलॉजी ने हमें ये मदद की है, हमें ये बता के, हमें ये इन्फॉर्मेशन दे के कि बीमारी किसी भी जिस्म में आती कैसे है। तो हम एक तो उसके कॉजिटिव एजेंट को जान लेते हैं, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो फैलता किस तरह से है। जिस तरह कोरोना सांस के ज़रिए फैलता है, मलेरिया जो सा वो मच्छर के ज़रिए फैलता है, और इसी तरह हेपेटाइटिस किस तरह से फैलता है, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून देने लेने से फैलता है, या कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के इस्तेमाल से फैलता है। तो ये हमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन का पता चलता है। अब वो कह रहा है फॉर इंस्टेंस, यानी फॉर एग्जांपल, हम मिसाल के तौर पर हम लेते हैं एड्स को। एड्स कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम कहते हैं ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। ये ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा कुव्वत मुदाफ़त जो है वो कमज़ोर हो जाता है। कोई भी छोटे से छोटी बीमारी भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। वो कह रहा है अब एड इज़ काज्ड बाय HIV वायरस, यानी एड्स की वजह कौन बनता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब इज़ स्प्रेड थ्रू द, अब ये फैलता किस तरह से है? ये 3 तरीक़ों से फैलता है। नंबर 1, फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए, यानी अगर किसी भी पर्सन के एक से ज़्यादा सेक्स पार्टनर हों तो उससे ये फैल सकता है। फिर थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मसलन आप ऐसे शख्स का खून लें जिसको एड्स है तो आपको भी एड्स हो सकती है। फिर तीसरा तरीका है यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंजेस, मसलन आप किसी डॉक्टर ने किसी एड वाले पर्सन को टीका लगाया, उसी सिरिंज से फिर किसी हेल्दी पर्सन को टीका लगाया तो हेल्दी पर्सन को भी एड्स के होने के चांसेस हैं। तो ये वो 3 तरीके हैं जिससे एड्स फैलती है। तो इनसे बच के आप क्या कर सकते हैं? एड्स से भी बच सकते हैं। वो कह रहा है देयरफॉर डॉक्टर एडवाइज अस, डॉक्टर हमें नसीहत करते हैं टू टेक प्रिकॉशन, कि हम हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें ऑन दीज फ्रंट्स, इन महाजों पे। फ्रंट्स कहते हैं इन महाजों पे, यानी इन 3 जगहों पे आप क्या इख्तियार करें? हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें तो आप एड्स से बच सकते हैं। इसी तरह सो डैट वी डू नॉट कंटेक्ट दिस डिजीज़, यानी इन चीज़ों से हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके हम बीमारी से बच सकते हैं।
विच इज़ एट प्रेजेंट इनक्योरेबल, जो कि अभी तक ला इलाज है, इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ एड्स का। अब इसी तरह यहाँ पे दूसरी मिसाल दी गई है हेपेटाइटिस की। हेपाटाइटिस, ये जो लफ्ज़ है ना हेपा, ये लफ्ज़ हेपेट का मतलब होता है लिवर और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। हेपेटाइटिस यानी लिवर की इन्फ्लेमेशन। अब ये किस वजह से होती है? इज काज्ड बाय एच वायरस। इसकी वजह कौन बनता है? एच वायरस, विच इज स्प्रेड थ्रू। अब ये किस तरह से फैलता है? ये फैलता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए, यानी आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से खून लें तो आपको भी हेपेटाइटिस हो जाएगी। यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंजेस, कंटेमिनेटेड कहते हैं आलूदा, यानी जो आलूदा सिरिंज है किसी हेपेटाइटिस के वायरस से, तो उस सिरिंज को इस्तेमाल करने से फैलता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अब डॉक्टर जो से वो ऑपरेशन करते हैं, वो उसी इंस्ट्रूमेंट से डॉक्टर ने किसी हेपेटाइटिस के पेशेंट का ऑपरेशन किया और उसको आपने स्टेरलाइज किए बगैर, जरासीमों से पाक किए बगैर, उसी से किसी हेल्दी पर्सन का ऑपरेशन कर दिया, तो अब हेल्दी पर्सन को भी ये बीमारी लाहक हो जाएगी। इन दिस केस डॉक्टर आल्सो एडवाइज अस, जहाँ पे भी डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं टू केयरफुल, कि एहतियात करें, एंड अवॉइड और बचें, द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, इस वायरस से कंटैक्ट से बचें। तो ये स्टूडेंट्स था किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने का पहला स्टेप, प्रिवेंटिव मेजर। अब प्रिवेंटिव मेजर के बाद अगला स्टेप आता है वैक्सीनेशन। अब ये वैक्सीनेशन है क्या, इसका कंसेप्ट गौर से समझें। फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स, ये एक बॉडी है, ये आपका जिस्म है। हर इंसान के अंदर या किसी भी जानदार के अंदर बॉडी में क्या होता है? एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत होता है, मुदाफ़ती निज़ाम होता है। अब वो मुदाफ़ती निज़ाम किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है? वो मुश्तमिल होता है वाइट ब्लड सेल पर। फ़र्ज़ करें ये जो मैं ग्रीन कलर के बना रहा हूँ, ये है वाइट ब्लड सेल्स। अब ये करता क्या है? जैसे ही हमारे जिस्म में कोई बीमारी पैदा करने वाला वायरस या बैक्टीरिया दाखिल होता है, फ़र्ज़ करें ये बीमारी पैदा करने वाला वायरस है, जैसे ही ये दाखिल होता है ना जिस्म में, तो हमारे ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ना, इसको एज ए एनिमी डिटेक्ट करते हैं, इसको दुश्मन के तौर पे लेते हैं और इसके ख़िलाफ़ ये क्या करते हैं? ये एंटीबॉडी बनाते हैं। मसलन वाइट ब्लड सेल क्या करेंगे? इसके ख़िलाफ़ ये ब्लू कलर की ये मैंने जो बनाई है, ये क्या बना देंगे? एंटीबॉडीज़। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी? एंटीबॉडीज़ इसके ऊपर अटैक करेंगी और इस वायरस को क्या कर देंगी? किल कर देंगी। तो इस तरह से हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत काम करता है, हमारा मुदाफ़ती निज़ाम काम करता है। दोबारा से सुने कि ये जो मैंने बनाए हैं ग्रीन, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, मुदाफ़ती निज़ाम। जैसे ही कोई बीमारी पैदा करने वाला वायरस जिसम में दाखिल होता है, ये उसके ख़िलाफ़ क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज़। तो इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज़ का बनना, इसे हम कहते हैं इम्यूनिटी, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत। किसके ख़िलाफ़? उस आने वाले वायरस के ख़िलाफ़। अब आम तौर पर क्या होता है? आम तौर पर जब कोई भी वायरस आपके जिस्म में दाखिल होता है ना, तो होता क्या है कि जब तक आपके वाइट ब्लड सेल उस वायरस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करते हैं, उससे पहले वायरस जो है ना अपनी तादाद में बेतहाशा इजाफ़ा करके आपके जिस्म को क्या कर देता है? बीमार कर देता है। तो अब वैक्सीनेशन कौन सा प्रोसेस है? इसमें क्या होता है? इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि ये जो वायरस है ना, ये वायरस हम मसलन फ़र्ज़ करें पोलियो की वैक्सीनेशन, बच्चों को पोलियो के जो कतरे पिलाए जाते हैं। अब बच्चों को जो पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, उन कतरों में पोलियो ही के वायरस होते हैं, लेकिन वो वायरस या तो डेड होते हैं या तो वो इतने कमज़ोर होते हैं कि वो बीमारी नहीं पैदा कर सकते। अब फ़र्ज़ करें ये पोलियो का वायरस जिस्म में दाखिल किया गया कतरों के ज़रिए बच्चों को, लेकिन वो या तो डेड है या तो इतना वीक है बीमारी नहीं पैदा कर सकता, लेकिन आपके वाइट ब्लड सेल ने उसको एज ए एनिमी, दुश्मन के तौर पर डिटेक्ट करना है और उनके खिलाफ वाइट ब्लड सेल ने क्या बना देना है? एंटीबॉडी। अब वाइट ब्लड सेल में जिनने ये एंटीबॉडी बना दी उस वायरस के खिलाफ, उसे नहीं पता कि वायरस एक्टिव है या नहीं। अब एंटीबॉडी बन गई, ये एंटीबॉडी बन गई, ये फोर्स बन गई किसके खिलाफ? उस अब कह लें कि बीमार वायरस के खिलाफ। अब ज़िंदगी में जब भी कभी भी कोई हेल्दी पोलियो का वायरस जैसे ही जिस्म में दाखिल होगा, उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ पहले से बनी पड़ी हैं, वो फ़ौरन उस वायरस के फैलाव से पहले एंटीबॉडी उस वायरस को क्या कर देगी? किल कर देगी।
तो इसे हम कहते हैं वैक्सीनेशन। यानी वैक्सीनेशन में हमें जो वैक्सीन है वो क्या होती है, उसी बीमारी के डेड जरासीम होते हैं या बड़े ही कमज़ोर होते हैं। तो ये कंसेप्ट था वैक्सीनेशन का। अब हाँ, हम आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है जी वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो अब स्टूडेंट देखिए, मैं सबसे पहले वैक्सीनेशन की डेफिनेशन है, वैक्सीन की डेफिनेशन है। वैक्सीन किसे कहते हैं? वो कह रहा है जी वैक्सीन इज ए डेड जर्म। ये क्या है? डेड जर्म। जिस तरह मैंने कहा ये डेड जर्म है, विच इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, जो जिस्म में दाखिल किए जाते हैं, एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जैसे ही वो जिस्म में दाखिल किए जाते हैं तो जिस्म क्या करता है, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। ये वाइट ब्लड सेल ने उनके खिलाफ क्या बना दी? एंटीबॉडी बना दी। एंड मेक द पर्सन इम्यून, और पर्सन क्या हो जाता है? इम्यून, यानी उसमें इम्यूनिटी बन जाती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बन जाती है। फ्रॉम द अटैक ऑफ दैट जर्म, उस जर्म के अटैक से, यानी फ्रॉम द, वो उस जर्म के अटैक से वो इम्यून हो जाता है, उसमें मुदाफ़ियत आ जाती है। मसलन इस जर्म के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन गई, अब इसका कभी भी ज़िंदगी में अटैक होगा तो ये इससे क्या हो गया है? इम्यून हो चुका है, इसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत आ गई है। तो इसे हम कहते हैं वैक्सीन। और अब वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन कहते हैं इज ए प्रोसीजर, तरीकाकार ऑफ इनऑकुलेशन। इनऑकुलेशन कहते हैं दाखिल करना, डालना, ऑफ वैक्सीन इन द बॉडी, जिस्म में। अब बात यह है कि कोई भी वैक्सीन जिस्म में दाखिल करने का तरीकाकार डिफरेंट होता है। मसलन कोई वैक्सीन आप कतरों के ज़रिए पिलाते हैं, किसी का इंजेक्शन लगाते हैं, कोई नेज़ल स्प्रे के ज़रिए दिया जाता है। तो किसी भी वैक्सीन को जिस्म में दाखिल करने का जो तरीकाकार है, प्रोसीजर है, उसे हम कहते हैं वैक्सीनेशन। अब जैसे ही आप वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन जिस्म में डालते हैं, यानी वैक्सीनेशन करते हैं, तो उसके नतीजे में हमारा जिस्म क्या पैदा करता है? क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यूनिटी पैदा करता है। तो वैक्सीनेशन के नतीजे में आपका जिस्म जो इम्यूनिटी पैदा करता है उसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन इज डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का बनना इन द बॉडी, जिस्म में, एज ए रिजल्ट ऑफ वैक्सीनेशन के नतीजे में। अब वो कह रहा है कि बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी हम वैक्सीनेशन तैयार कर चुके हैं। मैनी डिजीज सच एज पोलियो, जिसे अब आम बड़ी मशहूर बीमारी है, पोलियो के हर एक बच्चे को कतले पिलाए जाते हैं। हुपिंग कफ, जिसे हम काली खांसी कहते हैं। मीजल्स, खसरा, मम्स, कनपेड़े, कैन ईजीली बी कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन और शॉट्स। इनको वैक्सीनेशन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, और वैक्सीनेशन का ही दूसरा नाम है शॉट्स। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये वैक्सीनेशन का तरीका दरियाफ्त किसने किया। ये सबसे पहले एडवर्ड जीनर ने दरियाफ्त किया। फर्स्ट डेवलप द तकनीक, उसने सबसे पहले डेवलप की ये तकनीक ऑफ द वैक्सीनेशन की इन 1796 में। इसकी डिटेल तो हम 6वें चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं इसका हल्का सा तारफ़ आपको करा दूँ कि उस वक्त एक बीमारी बहुत ज़्यादा उरूज पे थी, उसका नाम है स्मॉल पॉक्स। अब स्मॉल पॉक्स कौन सी? ये इंसानों में बीमारी होती थी, जिस्म पे दाने वगैरह बनते थे। और एक बीमारी थी काउ पॉक्स, ये बीमारी गाय के अंदर होती थी। गाय का जो हैवाना है, उसके जो थन है, वहाँ पे दाने वगैरह बनते थे, लीजन्स बनते थे। अब एडवर्ड जीनर ने ये ऑब्जर्व किया कि, और याद रहे कि इन दोनों के जो वायरस है ना, स्मॉल पॉक्स जो कि इंसानों की वायरल डिजीज़ थी, और काउ पॉक्स जो कि काउ यानी गाय की थी, इन दोनों के जो वायरसेस हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हैं, यानी क्लोजली रिलेटेड स्ट्रेन है वो वायरस की। अब उसने ये एडवर्ड जीनर ने ऑब्जर्व किया कि जो ग्वाले हैं, जो दूध दोते हैं, उनको ये स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं होती। तो उसने देखा कि जो काउ पॉक्स की बीमारी है ना, उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो उन ग्वालों को स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट बना देती है, इम्यूनिटी पैदा कर देती है। उसने तजर्बाती तौर पे क्या किया, स्मॉल पॉक्स पस, यानी उसके जो पस सेल्स से वो लिए, वो एक 8 साल के बच्चे के अंदर इंजेक्ट कर दिए, और चंद दिन बाद उस बच्चे में इम्यूनिटी पैदा होगी। फिर उसने उस बच्चे में स्मॉल पॉक्स के जो वायरस थे वो इंजेक्ट किए, तो उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं हुई। तो इस तरीके से उसने वैक्सीनेशन का तरीका ईजाद किया। ये तकनीक तो उसने डेवलप की, लेकिन जो वैक्सीनेशन नाम दिया वो लुई पास्चर ने दिया, वो उसके बाद उसने दिया। तो हम देखते हैं जी, काउपॉक्स पस इज नाउन एज वैका। इसको हम वैका के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रॉम लेटन, ये लफ्ज़ लिया गया है लेटन लातीनी ज़ुबान से, और लातीनी ज़ुबान में वैका
काऊ को कहते हैं, गाय को कहते हैं। तो इसी वजह से इसी वजह से फ्रॉम दिस वर्ड इवॉल्व, यानी ये वैक्सीनेशन का लफ्ज़ निकला, इवॉल्व द प्रेजेंट टर्म वैक्सीनेशन एंड वैक्सीन। तो वैका से ही वैक्सीनेशन और वैक्सीन की टर्म जो सी है वो इवॉल्व हुई। सिंस देन, तब से इनोकुलेशन और वैक्सीनेशन, इनोकुलेशन कहते हैं दाखिल करना या वैक्सीनेशन करना, इज कैरिड आउट, ये काम होता रहा है टू मेक द पर्सन इम्यून, किसी भी जानदार को उसको इम्यून करने के लिए, उसको उसमें मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए, फ्रॉम वायरल और बैक्टीरियल एपिडेमिक्स, वायरल और बैक्टीरियल एपिडेमिक्स के खिलाफ। एपिडेमिक्स कहते हैं वबाई मर्ज जो एक से दूसरे में फैलते हैं। अच्छा जी, फॉर सम डिजीज, कुछ बीमारियां द इंडिविजुअल्स आर वैक्सीनेटेड, अगर हम उन जानदार को वैक्सीनेटेड कर दें इन द अर्ली लाइफ, शुरू की ज़िंदगी में, टू मेक दम इम्यून टू दोज डिजीज़, तो वो शुरू में जो वैक्सीनेशन किया वो उनको क्या कर देती है, मेक दम इम्यून, उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर देती है टू दोज डिजीज़, उस बीमारी के ख़िलाफ़। मिसाल के तौर पर पोलियो के जो कतरे हम बच्चों को पिलाते हैं छोटी उम्र में, लेकिन फिर सारी उम्र उसको वो पोलियो की मर्ज़ नहीं होती। यानी कुछ बीमारियों की वैक्सीनेशन ऐसी है जो उसको सारी उम्र के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत उस जिस्म में बना देती है। इट इज़ क्लेम्ड डैट, वो कह रहा है, ये दावा किया जाता है कि स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन टोटली एलिमिनेटेड, टोटली स्मॉल पॉक्स मुकम्मल तौर पर एलिमिनेटेड, ख़त्म हो गया है फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से, बाय यूजिंग दिस मेथड, यही वैक्सीनेशन के मेथड के ज़रिए। साइंटिस्ट आर मेकिंग कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स, साइंटिस्ट कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स यानी लगातार मेहनत कर रहे हैं टू डेवलप, के बनाएं वैक्सीन अगेंस्ट अदर डिजीज़, दूसरी बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन बनाई जाए। इवन हत्ता के वैक्सीन अगेंस्ट द एड्स की जो बीमारी है उसके खिलाफ भी इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड, इसको दाखिल किया गया है इन द ह्यूमन, इंसानों में, ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, यानी तजर्बाती तौर पर इंसानों में भी इसके ट्रायल जारी हैं। तो उसके बाद तीसरा तरीका है किसी बीमारी से बचने का, ड्रग ट्रीटमेंट, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में ये जो टॉपिक है डिजीज़ कंट्रोल, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो पहले मैंने ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, हाउ बायोलॉजी हैज़ हेल्पिंग मैनकाइंड इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल। तो इसके जवाब में ये तीनों पॉइंट्स आते हैं, ये हेडिंग्स जो सी हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स की, वैक्सीनेशन की और ड्रग ट्रीटमेंट की। तो ये तीनों इसके जवाब में आते हैं। और दूसरा फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से बनता है, व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स शुड बी ऑब्जर्व टू अवॉइड डिजीज़। तो इसके जवाब में सिर्फ और सिर्फ आपने ये प्रिवेंटिव मेजर्स वाला जो टॉपिक है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये जो इसी पेज पे जो सामने नज़र आ रहा है, यही इसका जवाब बनेगा। तो अब हम बात करते हैं इस टॉपिक में से आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन की। तो नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, इन लिस्ट द 3 स्टेप एक्शन फॉर द डिजीज़ कंट्रोल। तो इसका जवाब ये नंबर 1 से नंबर 1 तक, यानी जो 3 स्टेप्स हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स, वैक्सीनेशन और ड्रग ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखें, व्हाट इज़ एड्स, राइट इट्स काजेज एंड हाउ इट्स स्प्रेड। तो ये एड क्या है, इसके काजेज, ये कह लो कि मैंने एक ही सवाल के अंदर ये सारा कुछ मैंने बता दिया है। इसका जवाब ये नंबर 2 से नंबर 2 तक मैंने मार्क कर दिया, ब्लू कलर से मैंने अंदर इसका जवाब का निशान लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द काज ऑफ हेपेटाइटिस, हाउ हेपेटाइटिस स्प्रेड, काज और इसके स्प्रेड के मेथड। तो ये नंबर 3 से नंबर 3 तक मैंने इसका जवाब मेंशन कर दिया है। आगे हम बात करते हैं अगले पेज पे, डेफिनेशंस हैं कुछ। एक तो डिफाइन वैक्सीन, इसी के आगे मैंने नंबर 4 के आगे उसकी डेफिनेशन लिख दी है वैक्सीन की। फिर नंबर 5 पे देखें वैक्सीनेशन किसे कहते हैं, तो वैक्सीनेशन की डेफिनेशन भी मैंने नंबर 5 पे उसके आगे लिख दी है ब्लू कलर में। फिर नंबर 6 है डिफाइन इम्यूनाइजेशन, और इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन भी आगे ही मैंने नंबर 6 के अंदर लिख दी है। तो ये जो 3 सवाल हैं ये मैंने आपको, आप कह लें, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिए हैं। इस टॉपिक में बोर्ड के हवाले से कोई इतने अहम नहीं है, लेकिन इस टॉपिक में वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन वाले टॉपिक में बोर्ड के हवाले से जो अहम है, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वैक्सीनेशन। तो अगर ये इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है ना, तो आप सबसे पहले वैक्सीनेशन की डेफिनेशन लिख दें ऊपर वाली, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 वाली है, और फिर ये जो मैंने 2 पैराग्राफ जो पहले 7 से 7 तक मेंशन किए हैं, ये आप इसके जवाब में लिख दें तो पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो अगर वो कहता है ना राइट ए शॉर्ट ऑन वैक्सीनेशन, तो पूरा 4 के 4 पैराग्राफ ही पूरा टॉपिक के जवाब में बनता है। लेकिन अगर 2 नंबर का है तो उम्मीद है ये 2 नंबर पहले 2 पैराग्राफ के 2 दिए आपको दे दिए जाएंगे, और इस वैक्सीनेशन वाले टॉपिक में कोई लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं बनता। ये था आज का टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।